लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तुरान ने बर्नर का गला काट कर उसे मार दिया था एंड यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से कुछ लोगों को ये सीन देखकर काफी अजीब लग रहा था। बिसन उनसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। वो बताते हैं कि नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन किसी पर्सन को यूं मरता देख ऐसा लग रहा है कि हम किसी जानवर को मार रहे हैं। सच में ये बहुत ही ज्यादा रूथलेस था, मैं इसे दोबारा नहीं देख सकता। उनकी बातों को सुनकर जो बिसन थी वो बोलती है कि अपनी फालतू की बकवास बंद करो, अगर यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती होती तो फिर शायद अब तक हम मर चुके होते। इसके अलावा इस बास्टर्ड ने पहले ही काफी सारे लोगों को मार रखा है, तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर ये और ज्यादा तड़प कर मरता तो भी मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं तुरान को जो कि साइड में खड़ा था, वो जमीन से एक बुक को उठाता है एंड उसको ओपन करके देखता है कि आखिरकार इसमें है क्या। तुरान को इस बुक के अंदर मैप जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद ये वो अगला प्लेस था जहाँ पर बर्नर अटैक करने वाला था। एंड यहाँ पर तुरान को कुछ ऐसे फार्मूलास वगैरह भी दिखाई देते हैं जो कि आज से पहले तुरान ने कभी नहीं देखा था। वो सोचता है कि क्या बर्नर को ये सारी चीजें करने के लिए गॉड ने कहा था। इसी बीच बिसन तुरान के पास आती है और बोलती है कि तुरान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो उसे एब्जॉर्ब करने का टाइम हो गया। बिसन की बातों को सुनने के बाद तुरान बर्नर की बॉडी के पास जाता है एंड यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी मिलकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दूसरे प्लेस का सीन जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा था कि मिस बिसन कांग्रेचुलेशन, आपने काफी बढ़िया काम किया, आपने बर्नर को मार दिया है, इस वजह से हाउस कारमाइन का नाम और ज्यादा फेमस हो जाएगा। बिसन उस बॉक्स को लेते हुए बोलती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, मैं बहुत ही आभारी हूँ। फिर इसके बाद वो तुरान को बताती है कि हम यहीं पर कुछ और दिन घूमकर मॉन्स्टर को हंट करने वाले हैं। वैसे तुरान तुम्हारे बारे में क्या, आखिर तुम क्या करोगे। तुरान उसे बताता है कि मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी इरादा नहीं, मैं सीधा आबाचा जाने की प्लानिंग बना रहा था। फिर जो बिसन है वो तुरान के पास आकर उसके कानों में बोलती है कि देखो तुम वो बात किसी को भी मत बताना जो कि बर्नर ने तुमसे बोली थी। तुरान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वैसे भी इस चीज के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अराजकता मच जाएगी। फिर बिसन अपने साथियों के साथ यहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुरान फिर मिलेंगे, बाय बाय। तुरान बाय बाय करते हुए सोच रहा था कि मुझे उस चीज के बारे में और अच्छे से पता करना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बर्नर ने जो कहा था उसकी बातें सच थी। एंड अगर तुम भूल गए हो क्या बात, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हम इंसानों को मारकर पावर गेन कर सकते हैं। बाकी अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो फिर तुम्हें डिटेल में पता ही होगा। एंड यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डेजर्ट का सीन जहाँ पर जो तुरान है वो बस चुपचाप अकेले आगे बढ़ रहा था। तुरान को यहाँ पर थोड़ा सा फील होता है कि ये जो डेजर्ट है ये थोड़ा भीगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। इस चीज को चेक करने के लिए वो यहाँ पर अपने फायर को यूज करने का डिसाइड करता है, और जब वो ऐसा करता है उस समय तुरान को पता चलता है कि फायर पावर काफी कम है और इसे जलाने में काफी ज्यादा माना खर्च हो रही है। एंड यहाँ पर फायर पावर को बैलेंस करना भी काफी मुश्किल है। फिर जो तुरान है वो यहाँ पर यूज करता है अपने वाटर मैजिक का। उसने पलक झपकने के साथ ही अपने हाथों में काफी बड़े वाटर बॉल को क्रिएट कर लिया था। एंड इस चीज से तुरान को रियलाइज होता है कि यहाँ पर फायर मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वाटर मैजिक का यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। एंड इसी तरह से थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद तुरान को अपने सामने दिखाई देती है एक सिटी जहाँ पर तुरान जाना चाहता था, द सिटी ऑफ आबाचा। इस सिटी के अंदर काफी चहल पहल थी। और फिर इसके बाद हम इस सिटी के एक बार का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा ड्रिंक कर रहा था और कोई उससे बोल रहा था कि क्या तुम सभी लोग कल सी पर जाने वाले हो। वो बंदा बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें कल वापस से उस भयानक एनरिल डेजर्ट के अंदर जाना होगा। रास्ते में जाते टाइम जो वहाँ की जलपरी है वो हमारे ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करती हैं। पिछली बार उन्होंने हमारे शिप को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी बातों को सुनकर उसके सामने बैठे बंदे बोलते हैं कि सच में ये तो काफी बुरा है, वैसे मैंने सुना है कि वहाँ पर पायरेट्स भी आते हैं। वो बंदा बताता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारे पास जीने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। उन बैंडिट से फाइट करने के लिए हमें किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, वरना सच में हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो सभी लोग आपस में जब ये सारी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर आता है तुरान। वो उनसे बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप सभी लोग एनरिल डेजर्ट के ऊपर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। एंड हाँ मैं इस एनरिल डेजर्ट का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा, तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तुम लोग संभाल लेना। तुरान की बातों को सुनकर वो कैप्टन बताता है कि हाँ कल हम यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन मेरा शिप पूरी तरह से फुल है, हमारा रूम पूरी तरह से फिल है, तो फिर हम ना किसी आदमी को ले जा सकते हैं और ना ही किसी सामान को। वैसे यहाँ का एक नियम है कि अगर तुम किसी पर्सन से बात करते हो तो फिर तुम्हें उसे शराब की एक बैरल देनी होगी। उसकी इन सब बातों को सुनकर जो तुरान है वो वहाँ पर रखे कप को पकड़ता है। इस चीज को देखकर जो कैप्टन था वो बोलता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तुरान यहाँ पर कुछ बोलता नहीं, बस सिंपली अपने पावर का यूज करते हुए उस ग्लास को फ्रीज कर देता है। इस चीज को देखने के बाद कैप्टन काफी हैरान था। वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, आखिर ये कैसे हो गया। मतलब कि वो सभी लोग तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और पोलाइटली
पोलाइटली तुरान से बोलते हैं कि आखिरकार आप जैसा एक ग्रेट नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड हाँ, बारिश हो रही है तो फिर शायद तुम्हें उसका साउंड आ रहा होगा। अगली बार जब ये बारिश रुक जाएगी तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर तुम लोग इस बार के लिए इस चीज को इग्नोर कर दो। इन सभी की हरकतों को देखकर तुरान बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैं वो पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर नौकरी के लिए आया है, ना कि तुम लोग। कैप्टन पूछता है तो फिर सर नाइट आखिरकार वो क्या है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। तुरान इन्हें बताता है कि मैं एंड्रिल डेजर्ट में जाना चाहता हूँ तुम्हारे शिप के ऊपर बैठकर, और चिंता मत करो, मैं वहाँ पर एक पैसेंजर के तौर पर नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय के तौर पर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर पायरेट्स ने अटैक किया या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो फिर पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुरान की सारी बातों को सुनकर कैप्टन बोलता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारा शिप बहुत ही ज्यादा गरीब है। वहाँ पर ना ही हम किसी को सैलरी दे सकते हैं और ना ही आप जैसे ग्रेट नाइट को कोई अच्छा सा रूम। तुरान बोलता है कि तुम इन सभी चीजों की परवाह मत करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने गोल तक जाना है जो कि है एनरियल डेजर्ट। कैप्टन बोलता है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर आप अभी हमारे साथ चल सकते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ सर नाइट, अब से आप हमारे साथ चलेंगे जब तक कि हम डेजर्ट पर पहुंच नहीं जाते। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक सिटी को जो कि बुरी तरह से जल रही थी। इस सिटी में चारों तरफ आग लगी हुई थी और जो केसल है वो सब पहले ही जल चुका था। यहीं पर हम देखते हैं सिज को जिसने की अपने हाथों में एक स्वॉर्ड पकड़ रखी थी और वो काफी घबराया हुआ था। उसी के सामने हम देखते हैं एक डार्क एल्फ को जो कि असीज के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जो असीज है वो बड़े ही आराम से उसके ऊपर अटैक करता है और एक झटके में उसे मार भी देता है। इसी बीच एक और डार्क एल्फ असीज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जो असीज है वो अपने स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर धंसाकर उसे मार देता है, लेकिन और भी काफी सारे डार्क एल्फ उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। असीज लगातार इनसे फाइट करके इन्हें मार रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनका नंबर कम ही नहीं हो रहा था। असीज भी कांपते हुए सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं जल्दी मारा जाऊंगा। बट असीज के सोचने के साथ ही हम देखते हैं आसमान में जहाँ पर अचानक ही थंडर कड़कने लगती है और एक साथ यहाँ पर मौजूद सभी डार्क एल्फ के ऊपर थंडर लाइटनिंग गिरती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मर चुके थे। असीज भी इस चीज को देखकर काफी हैरान था कि आखिरकार ये किया किसने। वो अपने पीछे देखता है, तब उसे दिखाई देती है मयासा। मयासा को यहाँ पर देखकर असीज बोलता है कि माय लेडी, मदद के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मयासा बोलती है कि जल्दी करो, यूनिट को वापस से ज्वाइन कर लो वरना मारे जाओगे। इस बात को सुनने के साथ ही असीज तुरंत यहाँ से निकल जाता है बाकी यूनिट के पास, मतलब कि बाकी लोगों के पास। वहीं अगर हम मयासा की बात करें तो उसके पास उड़ता हुआ एक और पर्सन आता है। यहाँ पर आने के साथ ही वो पर्सन बोलता है माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? मतलब कि ये बंदा बोलता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। एंड हाँ, ये पर्सन है अरबियोन सब्जिगेशन फोर्स का वॉइस कैप्टन कदरम अरबियोन। उसकी बातों को सुनकर मयासा बताती है कि नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। कदरम बोलता है कि तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ इन छोटे मोटे नाइट्स के लाइफ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मयासा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप इस चीज की चिंता मत करिए। वैसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर बैटल का क्या हुआ। कदरम बताता है कि बैटल इतनी बुरी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अभी तक उस टनल को ढूंढ नहीं पाए हैं। मयासा बोलती है कि ठीक है, आपको जैसे ही वो टनल मिलता है आप मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करिए, मैं खुद उस चीज से निपटूंगी। ये बोलने के साथ ही जो मयासा है वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। वहीं अगर हम उसके अंकल कदरम की बात करें तो फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो बोलते हैं कि सच में ये एरोगेंट लड़की ये मेरे भाई की वजह से ऐसी हो गई है, मेरे भाई ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये जल्दी अपनी माँ और बहन जैसी बन जाएगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से सी की तरफ का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसी कैप्टन के शिप को एंड ऑफ कोर्स इसी शिप के ऊपर हम देखते हैं तुरान को, जो कि सोच रहा था कि ऑफ कोर्स मैं कुछ टाइम के अंदर जहारा फैमिली में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरे फादर का स्टेटस क्या था। अगर मैं बिना किसी परमिशन के जहारा फैमिली के अंदर घुसता हूँ तो फिर क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है मैं मारा जाऊं। क्लू के नाम पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मेरे मॉम की एक फोटो। मैं ये सोचकर काफी परेशान हो रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्लू ढूंढने में आखिर मुझे कितना टाइम लगेगा। तुरान जब ये सारी बातें सोच रहा था तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो कि थे कैप्टन। वो तुरान से बोलते हैं कि आखिर तुम सी को इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर इसमें भी छेद हो जाएगा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी गहरे चिंता में हैं, क्या कुछ हुआ है? तुरान बोलता है कि नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आखिरकार ये सी कितना बड़ा है। कैप्टन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वैसे जब सभी लोग पहली बार शिप पर आते हैं उस समय वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं, उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। तुरान बताता है कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। कैप्टन बोलता है कि वैसे मैंने सुना है आप यहाँ पर बाकी काम वगैरह भी कर रहे थे। एक नाइट होने के बावजूद इस तरह का काम करना सच में आपको देखकर मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुरान बताता है कि नहीं, मैं बस अपने नॉलेज के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, वैसे ये मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। इसी बीच यहाँ पर इनके क्रू का एक मेंबर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मील तैयार है। इस बात को सुनकर जो कैप्टन है वो सभी से बोलता है कि सभी लोग काम वगैरह छोड़ दो, अब चलो
लोग खाना खाने। हम देखते हैं कि इन्हें मील में कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन हाँ इतना मिला था कि पेट और मन दोनों भर जाए। एक बंदा बोलता है कि ये खाना उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन शिप के ऊपर इतना मिलना ही काफी इनफ है। फिर वो तुरान को और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताता है जो कि हमारे किसी खास काम का नहीं, तो फिर मैं उसे स्किप कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद जब ये सभी लोग मील वगैरह कर रहे थे, उसी समय एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि शिप हमारे पास एक शिप आ रही है। फिर वो थोड़ी देर बाद उनके शिप को चेक करता है और बताता है कि उनके ऊपर कोई भी क्रेस्ट वगैरह नहीं है, तो फिर शायद वो पायरेट्स हो सकते हैं। एंड हाँ, अगर शिप पर कोई सिंबल होता तो फिर ये समझ में आता कि वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो है पायरेट्स। बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो पायरेट्स हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बारिश वगैरह भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा। हम देखते हैं पायरेट के शिप का सीन, जहाँ पर सभी लोगों ने अपने हाथों में वेपन वगैरह पकड़ रखा था एंड ये सभी लोग फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बूढ़ा आदमी कैप्टन से बोलता है कि आखिरकार हम क्या करें, हम उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकते, हम हार जाएंगे। कैप्टन बोलता है कि अगर हम सभी लोग भागने का ट्राई करें तो फिर शायद हम बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। फिर वो तुरान से बोलता है कि क्या आप ठीक हैं, आपको क्या लगता है आप इस चीज को हैंडल कर लेंगे। तुरान बताता है कि वेल, जब तक इनके पास कोई नोबल या फिर कोई नाइट ना हो तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस बात को सुनकर जो कैप्टन है वो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ और अपनी शिप को उनके पास में ले चलो, बाकी सारी चीजें द ग्रेट नाइट संभाल लेंगे। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग तुरान के नाम के नारे लगाने लगते हैं। बस थोड़ी देर के अंदर जो पायरेट का शिप है वो इनके शिप के पास पहुंच जाता है एंड उसके अंदर मौजूद सभी पायरेट चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि तुम सभी लोग खुद को सरेंडर कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुरान बोलता है कि क्या सच में अगर हम सभी लोग सरेंडर करते हैं तो फिर ये हमें जिंदा छोड़ देंगे। ओल्ड मैन बताता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे हाथ और पैर को काटने के बाद ये हमें जिंदा ओशियन के अंदर फेंक देंगे। तुरान बोलता है कि वेल, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। ये बोलने के साथ ही तुरान तुरंत ही अपने शिप से जंप करता है और सीधा लैंड करता है उन पायरेट के शिप के ऊपर। यहाँ पर मौजूद सभी पायरेट काफी हैरान थे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना लंबा जंप तो नहीं कर सकता एंड ये सभी लोग यहाँ पर कुछ कर पाते उससे पहले ही जो तुरान है वो यहाँ पर यूज करता है अपनी पावर को। तुरान ने अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पर काफी सारे आइस क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया था। वहीं अगर हम पायरेट्स की बात करें तो वो सभी लोग तुरान के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे थे कि बास्टर्ड मर जाओ। वेल, उनके ये बोलने के साथ ही तुरान का अटैक इनकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें से काफी सारे लोग मर चुके थे। इन्हें मारने के बाद तुरान बोलता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल भी काइंड नहीं और तुम ऐसे लोग हो जिन्हें मारने के बाद मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। एंड हाँ, अभी ये सभी लोग नहीं मरे हैं, बस कुछ लोग मरे हैं, तो फिर हाँ बैटल काफी लंबा चलने वाला है। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होगा। हमने देखा था कि तुरान के ऊपर काफी सारे पायरेट्स अटैक कर रहे थे एंड यहाँ पर अब तुरान भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तुरान का ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद काफी सारे पायरेट वगैरह मारे गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस शिप के ऊपर अभी भी काफी सारे पायरेट मौजूद थे एंड वहीं पर काफी सारे मारे गए थे। इन सभी पायरेट के बीच में से एक पायरेट चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी को डरने की जरूरत नहीं, वो अकेला है और हम इतने सारे, हम सभी मिलकर उसे मार सकते हैं। एंड हाँ, इसी मोटिवेशन के साथ ये सभी लोग तुरान के ऊपर अटैक करते हैं और उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि ये तुरान को मार नहीं सकते। तुरान एक बार फिर से अपने वाटर पावर का यूज करते हुए अपने सामने से आ रहे पायरेट्स के ऊपर अटैक करता है एंड ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस पलक झपकने के साथ ही उसकी बॉडी दो पार्ट के अंदर कट जाती है। एंड वहीं अगर हम बाकी पायरेट्स की बात करें तो वो अभी भी नहीं रुकते, उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो तुरान को डिफीट कर सकते हैं, इस वजह से वो अटैक करते हैं, लेकिन तुरान ने उनके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। वो उनके अटैक को साइड में करता है एंड फिर इसके बाद उनके सर के अंदर अटैक करके उन्हें भी मार देता है। यहाँ पर तुरान बिना रुके लगातार अपने सामने से आ रहे हर एक पायरेट्स को मार रहा था। तभी उसी समय हम देखते हैं एक अटैक को जो कि तुरान को लग नहीं वाला था, लेकिन सही टाइम पर तुरान पीछे हटता है, उस अटैक को डॉज करता है। अटैक को डॉज करने के बाद जो तुरान है वो एक बार फिर से इन सभी के ऊपर अटैक करता है एंड ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इस अटैक के अंदर उसके सामने से आ रहे सभी पायरेट एक झटके के अंदर मारे जाते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं एक पायरेट को जो कि तुरान के पीछे पड़ा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन इसके अगले ही पल वो तुरंत ही उठता है और तुरान के ऊपर अटैक करता है। वो उठकर अटैक करते हुए अपने साथियों से बोलता है कि हमारे पास यही एक मौका है, जल्दी करो, इसे मार डालो। उसकी इस बात को सुनने के साथ ही उसके सामने जो पायरेट मौजूद थे वो भी तुरंत उठकर तुरान के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद उस बंदे को अपने सामने जो दिखाई देता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे दिखाई देता है तुरान, जिसकी बॉडी के अंदर उसका जो वेपन है वो धसा ही नहीं था, मतलब कि तुरान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो वेपन तुरान की बॉडी को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे। वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, तुम्हें बिल्कुल भी खरोच क्यों नहीं आ रही। बट उसके ये बोलने के साथ ही तुरान का अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है एंड जो बाकी दोनों
तुरान के ऊपर अटैक कर रहे थे, तुरान भी उनके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वो उनके हाथ को काटता है एंड फिर इसके बाद वो उन्हें भी मार देता है। इस पूरे पायरेट शिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चीखें ही गूंज रही थी और फिर देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तुरान को, जो कि इन सभी के बीच में चुपचाप खड़ा था एंड उसके साइड में पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ पायरेट की कटी हुई बॉडी यानी लाशें। फिर इसके बाद जो दूसरे शिप के बंदे हैं वो इस शिप में हुक वगैरह फंसाते हैं एंड इस शिप पर आने लगते हैं। कैप्टन इस शिप पर आते हुए बोल रहा था कि सच में तुमने तो यहाँ पर मौजूद सभी को वाइप आउट कर दिया, तुम तो काफी सफाई से काम करते हो और अगर तुम यूं ही काम करते रहे तो फिर हम जैसे लोगों के पास काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कैप्टन के ये बोलने के बाद हम बाकियों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग तुरान को चीयर कर रहे थे कि नाइट अमर रहे वगैरह वगैरह। इसी बीच तुरान के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि सर नाइट, मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले फिजिशियन के पास जाकर अपनी बॉडी को चेक करवा लेना चाहिए, हो सकता है आपको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तुरान, जिसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ था, वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, ये मेरा ब्लड नहीं है बल्कि ये उन पायरेट्स का ब्लड है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन तुरान को बता रहा था कि सर तुरान, हमारे लोगों ने उस शिप की काफी अच्छे से जांच कर ली है एंड हमें पता चला है कि ये शिप अबाचा के किसी मर्चेंट का था जो कि कुछ सालों पहले गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि पायरेट्स ने इस शिप को कैप्चर कर लिया होगा एंड फिर इसके बाद वो खुद ही इसका यूज कर रहे होंगे क्योंकि यही उनकी हॉबी है। तुरान पूछता है तो फिर आखिर आप उसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। कैप्टन बताता है चूंकि ये लड़ाई तुमने अकेले ही लड़ी है और जीती भी है, इस वजह से उसके ऊपर हमारा कोई भी हक नहीं है, उसके ऊपर हक है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर तुरान, क्योंकि आप बन चुके हैं एक शिप के ओनर। कैप्टन की बातों को सुनकर जो तुरान है वो पूछता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली क्या किया जाता है। कैप्टन बताता है कि इस चीज के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि तुम इसे बेच सकते हो ये बताकर कि ये शिप तुम्हें मिल गया था, या फिर तुमने इसे बाई किया था एंड अगर तुम चाहो तो फिर तुम इसके मालिक को इसका शिप वापस भी कर सकते हो, जिसके बदले में ऑफकोर्स तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर इसके अंदर कुछ महीने तो लगेंगे ही। इन सब चीजों के अलावा एक और रास्ता है कि तुम एनरिल डेजर्ट में जाकर इस शिप को बेच दो, और मेरे ओपिनियन में यही बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें शिप की जरूरत है और वो इसे बाई करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको उसके बदले में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि इतने बड़े शिप को वहाँ पर ले जाने के लिए आपको काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि इसे वहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि इसे अकेले ले जाना लगभग नामुमकिन है। तुरान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं भी इसे अकेला वहाँ पर नहीं ले जा सकता एंड अगर मैं इसे वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसके बदले में कुछ कीमत तो चुकानी होगी। तुरान की बात को सुनकर कैप्टन बोलता है कि सच में तुम तो काफी होशियार हो। वेल, मैं अपने बेटे के साथ मिलकर ये काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे 10% चाहिए होगा। तुरान बोलता है कि क्या मैं खुद ही आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस शिप को वहाँ पर ले जाकर अच्छे दामों में बेच दीजिए एंड मैं आपको इस शिप का 20% देने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात को सुनने के साथ ही कैप्टन खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ पर काफी सारे लोगों के बारे में पता है, तो फिर मैं ये काम काफी अच्छे से कर लूंगा और उम्मीद करो तुम्हें इसका काफी अच्छा प्राइस मिलेगा। वो जब ये सारी बातें कर रहे थे तभी बाहर का गेट ओपन होता है और अंदर आता है एक बंदा। वो चिल्लाते हुए कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, मरमेड, यहाँ पर एक मरमेड है। इस बात को सुनकर कैप्टन परेशान होते हुए बोलता है कि क्या हमारे ऊपर मरमेड्स ने अटैक किया है। वो बंदा बताता है कि नहीं, हमारे ऊपर मरमेड्स ने अटैक नहीं किया, बल्कि जो पायरेट्स थे उन्होंने इस शिप के ऊपर एक मरमेड को पकड़ रखा था। इस बात को सुनकर कैप्टन काफी हैरान था कि क्या सच में उन्होंने मरमेड को पकड़ रखा है। फिर हम पायरेट वाले शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर सर सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे लोग मरे हैं तो ब्लड तो होगा ही। कैप्टन भी शिप पर आ चुका था। वो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या सच में वहाँ पर मरमेड है। कैप्टन बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं खुद नीचे गया था और मैंने खुद ही ये चीज चेक की है, वहाँ पर एक मरमेड है। फिर जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि क्या तुम भी उस मरमेड से मिलना चाहोगे। तुरान बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लूंगा। वो तुरान को मरमेड वगैरह के बारे में बताता है कि हम इन सभी को काफी हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं एंड अगर वो एक ब्यूटीफुल वुमेन हुई तो फिर हमें उसे काफी अच्छे प्राइस मिलेंगे, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें इन सब चीजों का शौक होता है, उन्हें पैसों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। वो सभी लोग सच में क्रेजी होते हैं, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती। फिर इसके बाद ये दोनों उस रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर मरमेड बंद है। इस रूम के अंदर आने के बाद तुरान को अपने सामने दिखाई देता है एक मरमेड, जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था एंड इस चीज को देखकर कैप्टन बोलता है सच में कितने शर्म की बात है, ये तो एक मेल निकला ना कि फीमेल। ये बहुत ही कम प्राइस पर बिकेगा क्योंकि अमीरों को इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये कोई रॉयल हुआ जो कि खुद को फिश के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो फिर हमें इसके बदले में काफी अच्छी कीमत मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर वो मरमेड चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक मेल हूँ तो फिर इसमें इंसल्ट की क्या बात है। मैं हूँ आर्मानी, नॉर्थ एस्टाडेल का 47th प्रिंस, मतलब कि ये नॉर्थ एस्टाडेल का 47वां प्रिंस है जिसका नाम है आर्मानी। वो आगे बोलता है कि तुम
जैसे लोली ह्यूमन जल्दी करो, मुझे अपनी रिस्पेक्ट शो करो वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। उसकी बातों को सुनकर कैप्टन बोलता है, ओ तो सच में ऐसा लगता है कि तुम एक रॉयल हो, और जबकि तुमने कहा है तुम एक रॉयल हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, लेकिन सबूत क्या है कि तुम एक रॉयल हो। फिर जो कैप्टन है वो उस मरमेड के पास जाकर बोलता है कि चलो प्रिंस एक फिश के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम एक रॉयल हो। आर्मनी बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैप्टन बोलता है क्या ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? वो बताता है ऐसा इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर रख रखा है और मेरे पास बिल्कुल भी वाटर नहीं, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो फिर मुझे एक परफेक्ट स्टेट में जाना होगा, मतलब कि पानी में जाना होगा, यानी समंदर में। एंड यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर इन दोनों को भी समझ में आ रहा था कि ये भागने का ट्राई कर रहा है, मतलब कि अगर ये समुद्र के अंदर जाता है तो फिर ये भाग जाएगा। जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इन सभी चीजों को सॉल्व करने का। तुरान कैप्टन से पूछता है कि मैंने सुना है जो मरमेड्स है वो इंसानों को खा जाती हैं। कैप्टन बताते हैं कि हाँ बिल्कुल। तुरान बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी इसकी कोई भी कीमत नहीं है, और अगर इसकी बात सच होती है मतलब कि ये प्रिंस है तो फिर हमारा जैकपॉट लग जाएगा। फिर जो तुरान है वो गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर मैं तुम्हें सी के अंदर छोड़ दूं और तुम भाग जाओ, हम तो पागल बन जाएंगे। तुरान की बातों को सुनकर आर्मानी को गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो तुरान के पावर को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना वो मारा जाएगा। तो फिर वो हार मान लेता है और तुरान को बताता है कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी इंसान को नहीं मारा और ना ही खाया है, और ना ही मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन है। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद भी जो तुरान है वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है कि ठीक है ट्रेजर, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो फिर मैं तुम्हें ट्रेजर के बारे में बताऊंगा। तुरान बोलता है क्या एक ट्रेजर? वो बताता है कि हाँ बिल्कुल ट्रेजर, एक ट्रेजर, एक ऐसा ट्रेजर जो कि गॉड फ्रेयान जिनकी तुम वर्शिप करते हो उनके द्वारा छोड़ा गया था। उसके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ये सभी लोग एक लैंड पर पहुंच गए थे। एंड यहाँ पर आने के बाद सभी लोग काफी खुश थे, कुछ चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि ये तो काफी बढ़िया है, अगर हम यहाँ पर आ ही गए तो फिर चलो क्यों ना ड्रिंक वगैरह कर ले। एंड यहीं पर हम देखते हैं कैप्टन और तुरान को भी। जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि आखिर तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाले हो? तुरान बताता है कि लकली वो मरमेड जिस प्लेस के बारे में बात कर रहा था वो ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर आज मैं वहाँ पर जाकर वापस आने का ट्राई करूंगा। फिर इसके बाद जो तुरान है वो एक जंजीर को बाहर निकालता है एंड उस मरमेड के साथ एक छोटी सी बोट में यहाँ से निकल जाता है उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर तुरान ने उस मरमेड को एक छोटी सी जंजीर में बांध रखा था, तो फिर वो पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे बांधा क्यों है? मैं एक प्रिंस हूँ और मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। लेकिन जो तुरान है वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अब तुरान के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद वो बोलता है ठीक है, अगर मैं तुम्हें उस ट्रेजर के पास ले जाऊंगा तो फिर क्या सच में तुम मुझे जाने दोगे? तुरान बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, तो फिर चिंता मत करो। ये बोलने के साथ ही तुरान अपने पावर का यूज करता है एंड इस शिप के साथ यहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए वो जो प्रिंस है वो तुरान को बता रहा था कि अगर वो जो ट्रेजर है वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि फ्रियान ने यहाँ पर छोड़ा था, और अगर वो तुम्हारे लिए कोई लोली लेवल का ट्रेजर होता है तो फिर तुम उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसकी बातों को सुनकर तुरान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया, तो फिर अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो। फिर हम थोड़ी देर बाद तुरान को पानी के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद तुरान को अपने सामने दिखाई देता है कि स्नेक, जिसने की एक चट्टान को जकड़ रखा था। वेल ये कोई रियल स्नेक नहीं था, बस उसकी एक बॉडी थी, मतलब की स्टेचू। एंड हाँ अगर हम इसके साइज की बात करें तो फिर ये तुरान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो कैसे हो तुम सभी लोग? आई नो कि तुमने मुझे और मेरी वीडियो को काफी मिस करा होगा और तुमने मुझे उतनी गालियां भी दी होंगी कि आखिरकार मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा। हालांकि इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर तुमने देखा ही था कि जो तुरान है वो उस मरमेड के साथ एक बोट में बैठकर समुद्र के बीच में जा रहा था गॉड के छोड़े गए ट्रेजर को ढूंढने के लिए। काफी दूर तक जाने के बाद तुरान को अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है, तो फिर तुरान उस मरमेड से पूछता है कि क्या ये वही प्लेस है? वो मरमेड बताता है कि हाँ बिल्कुल ये वही प्लेस है। इस बात को सुनकर तुरान अपने हाथ को पानी के अंदर डालते हुए बोलता है कि थोड़ा रुको, मुझे कुछ चेक करना है। ये बोलने के बाद तुरान अपने सर्च एबिलिटी का यूज करता है ये पता करने के लिए कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं, मतलब कि ये मरमेड कहीं तुरान को फंसाने का ट्राई तो नहीं कर रहा। लेकिन सर्च करने के बाद तुरान को पता चलता है कि उसके आसपास कोई भी खतरा नहीं। वो सी के अंदर सिर्फ मछलियां और छोटे मोटे जानवर को ही सेंस कर पाता है, वो किसी भी डेंजर को सेंस नहीं कर पाता। ये कंफर्म करने के बाद कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं, तुरान अपनी आइज को ओपन करते हुए सोचता है कि चलो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी
खतरा नहीं, मुझे लगा था कि ये बच्चा मुझे फंसाने का ट्राई करेगा। वेल इसके बाद जो तुरान है वो अपने बोट को समुद्र के किनारे छोड़कर आइलैंड के अंदर जाता है। आगे बढ़ते हुए वो बच्चा अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से उस प्लेस को यहीं कहीं पर होना चाहिए। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है लेकिन हाँ उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। ये बोलने के साथ ही उसे अपने सामने वो प्लेस दिखाई देता है। वो बताता है कि हाँ मुझे मिल गया, वो देखो वहाँ पर वो रहा वो प्लेस जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। इस बात को सुनने के बाद तुरान अपने सामने देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देती है एक छोटी सी नदी जो कि इस पूरे आइलैंड के बीच में थी। इस रिवर को देखने के बाद तुरान उस मरमेड से बोलता है कि ये ज्यादा गहरा नहीं लग रहा, क्या ये सच में वही प्लेस है? वो मरमेड बताता है कि हाँ बिल्कुल ये 300 मीटर गहरा है और नीचे जाने के बाद तुम्हें वो आइटम मिल जाएगा जो कि तुम्हें चाहिए। उसकी बातों को सुनने के बाद तुरान उस मरमेड की तरफ देखता है ये सोचते हुए कि आखिरकार मुझे इसका क्या करना चाहिए, लेकिन मरमेड को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार तुरान क्या सोच रहा है। फिर इसके बाद जो तुरान है वो डिसाइड करता है कि वो इस मरमेड को एक पेड़ से बांध देगा। जब तुरान ये काम कर रहा था उस समय वो मरमेड चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे मत बांधो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो फिर मैं भाग जाऊंगा? मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे बांधो मत। क्या होगा अगर नीचे जाने के बाद तुम मर गए तो? अगर तुम वहाँ पर मर गए तो फिर मैं यहाँ भी भूख की वजह से मारा जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर तुरान अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलता है कि वेल तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस चीज की होप करो कि मैं ना मरूं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। वेल ये बोलने के बाद वो सीधा आता है रिवर के किनारे एंड थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर सीधा रिवर के अंदर जंप कर देता है। जैसा कि उस मरमेड ने कहा था ये रिवर सच में काफी गहरा था एंड नीचे जाने के बाद जो तुरान है वो अपने सामने देखते हुए बोलता है कि शायद मुझे और आगे जाना चाहिए। तुरान थोड़ा और नीचे जाता है, लगभग 300 मीटर नीचे, और इस समय वो जमीन पर पहुंच चुका था। हालांकि यहाँ पर काफी रोशनी थी, मतलब कि तुरान को अपने सामने की चीज काफी आसानी से दिखाई दे रही थी, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद आखिरकार तुरान को अपने सामने एक स्टेचू दिखाई देता है एंड जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इस स्नेक ने एक पूरे के पूरे माउंटेन को ही जकड़ रखा था एंड इसका साइज ये सच में काफी बड़ा था, तुरान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा। इसी स्नेक के सर के ऊपर तुरान को एक स्टेचू दिखाई देती है जिसे देखते हुए तुरान सोच रहा था कि हाँ फाइनली मुझे वो मिल गया। हालांकि तुरान जब ये सोच रहा था उस समय वो थोड़े से पानी को अपने अंदर खींच लेता है जिसकी वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ बाद में खुद को कंट्रोल कर लेता है और फिर सीधा आगे बढ़ता है स्टेचू की तरफ। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद तुरान को फाइनली ये स्टेचू काफी क्लियरली दिखाई देता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान है जो कि समझ लो किसी रीजन की वजह से फ्रीज हो गया है। तुरान इस स्टेचू को देखते हुए सोचता है कि ये फ्रेयान होने का एक प्रमाण है एंड तुरान ऐसा इस वजह से सोच रहा है क्योंकि काफी लंबे टाइम पहले ये पर्सन डेड हो चुका है, मतलब कि जम चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये रेत नहीं बना एंड इसी रीजन की वजह से तुरान को ऐसा लगता है कि सच में ये फ्रेयान है। थोड़ा सा और पास में जाने के बाद तुरान को इस स्टेचू के पास में दिखाई देता है एक गोल्डन बेच। ये इतने पानी के अंदर भी ग्लो कर रहा था और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बेच एक कंपास टाइप का है। वेल फिर हम नदी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मरमेड अभी भी तुरान का वेट कर रहा था कि तुरान आएगा या फिर वो अंदर ही मारा जाएगा। वेल वो जब ये सारी बातें सोच रहा था उसी समय जो तुरान है वो तुरंत ही रिवर से बाहर निकलता है। तुरान को देखकर वो मरमेड तुरान से पूछता है कि क्या तुम्हें वो आइटम मिल गया? तुरान बताता है कि हाँ बिल्कुल मुझे वो आइटम मिल चुका है। फिर जो तुरान है वो इस मरमेड की तरफ काफी ध्यान से देखता है एंड यहाँ पर तुरान को इस मरमेड के अंदर कुछ और अलग चीजें भी दिखाई देती हैं। तुरान को इस मरमेड के अंदर फ्लो करने वाली एनर्जी दिखाई देती है जो कि आज से पहले तुरान को नहीं दिख रही थी। वो अपने हाथ में पकड़े बेच को देखते हुए सोचता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी ये बेच मुझे इस चीज की परमिशन देता है कि मैं किसी भी लिविंग बीइंग के एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद जो तुरान है वो मरमेड के ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसने मरमेड को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे फ्री करने के लिए अटैक किया था एंड हाँ इस अटैक के बाद वो मरमेड फ्री भी हो जाता है। फ्री होने के बाद वो तुरान से पूछता है कि क्या सच में तुम ये चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या तुम मुझे सच में सेल नहीं करने वाले? तुरान बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे जो मिलता है मैं बदले में वही देता हूँ। अगर तुम मुझे धोखा देते तो फिर मैं तुम्हें मार देता या फिर तुम्हें सेल कर देता, लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है इस वजह से मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो। इस बात को सुनकर वो मरमेड बोलता है कि अगर कभी भी हमारा इंसानों के ऊपर अटैक करना होता है तो फिर मैं अपने फादर से कहूंगा कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे, मतलब कि तुम्हें हार्म ना करें। उसकी बातों को सुनकर तुरान बोलता है कि देखो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, फालतू की बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। एंड हाँ तुरान के इस बात को सुनने के साथ ही वो मरमेड तुरंत रिवर में जंप करता है। जंप करने के साथ ही वो तुरंत ही एक फिश के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मतलब कि पहले इसने जो बात कही थी कि मैं एक रॉयल प्रिंस हूँ वो झूठ नहीं था, ये सच में एक रॉयल प्रिंस ही था। एंड तुरान भी इसे देखते हुए सोचता है कि हाँ इसने झूठ नहीं कहा, ये सच में एक प्रिंस है। वेल फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम वापस से शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर शिप के लोगों को काफी बुरी तरह से मार पड़ी थी, उनके पीठ कट चुके थे एंड ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को मलहम लगाते हुए बोल रहे थे कि क्या दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड हाँ इन सभी को पीटने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो था ओल्ड मैन जो कि इन
इन सभी को आगे पीटते हुए बोलता है कि मुझे बताओ क्या तुम फिर से ये गलती करोगे? अगर तुम दोबारा लेट होते हो तो फिर अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वो जब ये बातें बोलते हुए उन सभी को पीट रहा था उस समय जो तुरान है वो अपने रूम के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ मतलब तुरान काफी टाइम पहले ही वापस आ चुका है और वो फिलहाल सो रहा था। तुरान के सामने खड़ा बंदा तुरान को देखते हुए बोलता है, ओ तो क्या तुम जाग गए? वैसे इन सभी को इस वजह से पनिश किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी। कल रात ये काफी लेट आए थे और इन्होंने सिटी के अंदर हंगामा भी क्रिएट कर दिया था। अगर ये कैप्टन की बातों को नहीं मानेंगे तो फिर इन्हें सजा तो मिलेगी और फिलहाल वही मिल रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो तुरान है वो काफी ध्यान से उनकी तरफ देखता है जहाँ पर तुरान को उन सभी की एनर्जी दिखाई दे रही थी। उसे ओल्ड मैन की एनर्जी दिखाई देती है जो कि एकदम ही ब्लू थी, लेकिन जो लोग मार खा रहे थे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी रेड थी। तुरान सोचता है कि जब ये सभी लोग मार खाते हैं उस समय धीरे धीरे करके इनकी लाइफ फोर्स कम होती है और ये उसी चीज का प्रूफ है। फिर तुरान उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार कैप्टन कहाँ पर है। वो बंदा तुरान को बताता है कि जो कैप्टन है वो आइलैंड के अंदर गए हैं एक पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि तुम्हारा शिप बाई कर सके। वेल फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक दूसरे प्लेस का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन और उसी के सामने एक दूसरा बंदा बैठा था एंड ये दोनों आपस में डील वगैरह की बात कर रहे थे। इसी बीच जो कैप्टन है उसकी नजर किसी और के ऊपर भी पड़ती है जो कि ऑफ कोर्स कोई और नहीं वो था हमारा तुरान। तुरान को देखकर कैप्टन बोलता है, तो तुरान आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। तुरान बोलता है, हाँ वैसे डील का क्या हुआ? कैप्टन बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें इस पर्सन से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये पर्सन है कैप्टन सैमुअल और यही वो पर्सन है जो कि हमारे शिप को बाई करेंगे। मेरी एक आंख नहीं है और इनकी एक हाथ नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि हम दोनों की डील परफेक्ट रहेगी। सैमुअल तुरान से बोलता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर कैप्टन तुरान को बताता है कि 1000 गोल्ड कॉइन में ये डील तय हुई है, मतलब कि ये पर्सन 1000 गोल्ड कॉइन में शिप को बाई करेगा। तुरान बोलता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैप्टन बोलता है, क्या एक प्रॉब्लम? आखिर कैसी प्रॉब्लम? तुरान बताता है कि गोल्ड कॉइन को अपने साथ लेकर घूमना ये काफी प्रॉब्लमेटिक है, मैं ऐसा कर नहीं सकता और इतने ज्यादा गोल्ड कॉइन तो बिल्कुल नहीं। क्या मुझे इसके बदले में कोई मैजिकल टूल या फिर कोई होली रेलिक मिल सकता है जिसकी वैल्यू लगभग इन पैसों के बराबर हो? सैमुअल बताता है कि ऐसे प्लेस पर वैसी चीजें मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम कोमार्ड जाते हो तो फिर तुम्हें वहाँ ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तुरान बोलता है, क्या कोमार्ड? सैमुअल बताता है कि हाँ बिल्कुल, वो जहारा टेरिटरी की दूसरी सिटी है। वहाँ पर रूल करता है हाउस डिरमिन जिनके पास पावर है टेमर ब्लड लाइन की। फिलहाल तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हैं तो फिर तुम वहाँ से एक मॉन्स्टर बाई कर सकते हो जो कि पेट की तरह तुम्हारी सारी बातें मानेगा। इस बात को सुनकर तुरान सोचता है, क्या एक टेमर? अगर मुझे कोई मॉन्स्टर बाई करना रहेगा तो फिर मैं किसी ऐसे मॉन्स्टर को बाई करूंगा जो कि मेरी लैंग्वेज को समझता हो और ट्रेवल के अंदर मेरी मदद कर सके। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग शिप के ऊपर बैठकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए थे एंड ये सभी लोग आपस में ये बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि हम बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ रहे हैं और जो पायरेट्स हैं वो हमारे लिए पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब कि जितने पायरेट्स इनके ऊपर अटैक करेंगे तुरान उन सभी को डिफीट कर देगा और उन्हें डिफीट करने के बाद में उनके शिप के अंदर से इन सभी को पैसे तो मिलेंगे ही। एंड हाँ जब ये सभी लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक देखते ही देखते जो मौसम है वो बदलने लगता है। अचानक ही पूरे एरिया में काले काले बादल छा गए थे और सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा तूफान आएगा। एंड होता बिल्कुल ऐसा ही है, बस पलक झपकने के साथ ही पूरे समंदर में आता है एक बहुत ही बड़ा तूफान। जो ओल्ड मैन है वो सभी को चिल्लाते हुए बताता है कि सभी चीजें समेट लो, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा वरना हम सभी लोग शिप से नीचे गिर जाएंगे। अगर तुम सभी लोग फिश का खाना नहीं बनना चाहते तो फिर जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपने काम को पूरा करो और फिर तुरंत ही शिप के अंदर आ जाओ। ये लहरें सच में काफी पावरफुल थी, ऐसा लग रहा था कि सुनामी आ गई है और बस पलक झपकने के साथ ही ये शिप डूब जाएगा। एंड इतने बड़े तूफान की वजह से ये सभी लोग शिप के अंदर नहीं जा पाते और गिरने लगते हैं। मतलब कि ये सभी लोग समुद्र में गिर रहे थे और अगर एक बार ये समुद्र में गिर जाते हैं तो फिर ये नहीं बचेंगे, ये मर जाएंगे। हालांकि ये सभी लोग समुद्र के अंदर गिरते उससे पहले इनकी बॉडी जो है वो अचानक ही उसके ऊपर रुक जाती है। एंड ऐसा करने वाला था तुरान, वो सभी को अपने पावर का यूज करते हुए तुरंत ही शिप के ऊपर वापस लाता है और जो सामान गिर रहा था तुरान उसे भी वापस लाता है। शिप के ऊपर वापस लाने के बाद तुरान इन सभी से बोलता है कि जल्दी करो, जल्दी से शिप के अंदर चले जाओ वरना तुम सभी लोग जिंदा नहीं बचोगे, मारे जाओगे। तुरान की इस बात को सुनने के साथ ही ये सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत ही शिप के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जो तुरान है बाहर खड़े होकर अपने पावर को यूज करते हुए शिप की रस्सियों को फिक्स करता है ताकि ये शिप गिरे ना। और जो सामान इधर उधर गिरा हुआ था तुरान उसे भी शिप के अंदर रख देता है ताकि कुछ भी खराब ना हो या फिर कुछ भी गायब ना हो। ये सब करने के बाद तुरान वापस से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग रिट्रीट करो और शिप के अंदर जाओ। फिर हम देखते हैं शिप के अंदर का सीन जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठे हुए थे, मतलब कि इन सभी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। पूरा काम खत्म करने के बाद तुरान शिप के अंदर आता है जहाँ पर सभी लोग तुरान को थैंक्स बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारी जान को बचाने के लिए। तुरान पूछता है कि क्या तुम में से किसी को चोट लगी है? वो लोग बताते हैं कि नहीं, हम में से किसी को भी चोट नहीं लगी है और हम सभी लोग एकदम ही ठीक हैं।
तुरान बोलता है कि अगर तुम में से किसी को भी चोट नहीं लगी है तो फिर ये इनफ है, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी बीच जो कैप्टन है वो तुरान के पास आता है और बोलता है कि तुरान तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो फिर शायद हम कभी भी इन सभी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते और हमारा काफी सारा सामान भी बर्बाद होता। तुरान पूछता है कि क्या हम इस तूफान का सामना कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। कैप्टन बोलता है कि हाँ, हमें सभी के ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे यकीन है कि हम सभी लोग मिलकर आराम से इसका सामना कर सकते हैं। कैप्टन के ये बोलने के बाद हम शिप के क्रू मेंबर का सीन देखते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से सेक कर रही थी, मतलब कि उन्हें काफी ठंडी लग रही थी। एंड तुरान भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि इन्हें काफी ठंडी लग रही है, मुझे कुछ तो करना होगा। वो सभी से बोलता है कि सभी लोग खड़े हो जाओ और मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाओ। कैप्टन भी तुरान की थोड़ी बहुत बातों को समझ चुका था कि जो तुरान है वो यहाँ पर फायर जलाएगा, ट्राई करेगा। वो तुरान से बोलता है कि मिस्टर तुरान, ये काफी खतरनाक होगा, ये शिप लकड़ी से बनी है और अगर इसके ऊपर आग लग गई तो फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे। तुरान चुटकी बजाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये आग फैले ना। चुटकी बजाने के साथ ही तुरान ने अपने हाथों में एक फायर बॉल को क्रिएट कर लिया था। एंड हाँ, तुरान ने एक ही बार चुटकी बजाई है तो फिर शायद इससे भीम को वेल छोड़ो आगे बढ़ते हैं। बस पलक झपकने के साथ ही तुरान की ये जो फायर है ये पूरे रूम के अंदर फैलने लगती है, मतलब कि इसकी जो हीट है वो पूरे रूम के अंदर फैलने लगती है। एंड सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मैंने कभी भी ऐसे किसी विजार्ड के बारे में नहीं सुना, ये सच में बाकियों से अलग है। एंड हाँ, फायर की वजह से अब सभी को काफी गर्मी वगैरह लग रही थी, मतलब कि उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था। वहीं जो कैप्टन है वो सोचता है कि अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई कि आखिरकार बुजुर्ग लोग हमेशा एक ही बात क्यों दोहराते थे। एंड हाँ, वो बात थी कि जो ह्यूमंस है वो विजार्ड को सर्व करेंगे और जो विजार्ड है वो इनके ऊपर रूल करेंगे और इन्हें हर किसी से बचाएंगे, मतलब कि सिंपल शब्दों में वो किंग होंगे जो कि इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। वेल, फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नॉर्थर्न अनरियल डेजर्ट के सबसे बड़े सिटी कोमोड का सीन। एंड हाँ, ये वही सिटी है जहाँ पर तुरान आना चाहता था, मतलब कि एक बीस्ट को बाई करने के लिए। यहाँ पर लाने के बाद जो कैप्टन है वो तुरान से बोलता है कि मिस्टर तुरान, ये छोटा सा अमाउंट प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करिए। तुरान बोलता है कि आज छोटा सा अमाउंट, ये तो बहुत ही ज्यादा है, हमने बस एक दूसरे की मदद की थी तो फिर आखिर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। जो कैप्टन है वो तुरान को बताता है कि आपने हम सभी को पायरेट से बचाया था, इसके अलावा आपने हमारी और भी काफी सारी मदद की थी, तो फिर प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शायद सभी को बुरा लग जाएगा। तुरान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर में दोबारा मिलते हैं तो फिर मैं आपके साथ बैठकर एक अच्छा मील करना चाहूंगा। कैप्टन बोलता है ये तो मेरे लिए होनर की बात होगी और मैं उस दिन का वेट करूंगा। कैप्टन के ये बोलने के साथ ही उसके क्रू के जो बाकी मेंबर थे वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सर कैप्टन नाइट, हमारी मदद करने के लिए सर नाइट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हम आपको कभी भी नहीं भूलने वाले, आपका बहुत बहुत थैंक्स। जो कैप्टन और ओल्ड मैन है वो भी अपना सर झुकाते हुए तुरान को थैंक्स बोलते हैं कि उनकी इतनी मदद करने के लिए। तुरान भी सभी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और फिर निकल जाता है सिटी की तरफ अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सिटी के अंदर जाने के बाद तुरान को अपने सामने काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और तुरान को उन सभी के अंदर एक और चीज दिखाई देती है। तुरान को इन सभी की बॉडी में थोड़ी थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही थी, लेकिन एक पर्सन की बॉडी में तुरान को काफी ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही थी, मतलब कि ये नाइट होगा। एंड इसे देखकर भी यही लग रहा था कि ये पर्सन एक नाइट है जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह कर रहा होगा। तुरान इस नाइट के पास आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी। ये बोलने के अगले ही पल तुरान अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसे सेंस करने के साथ इस नाइट की फट गई थी। एंड इस नाइट को ये रियलाइज हो चुका था कि इसके पीछे खड़ा पर्सन कोई नाइट नहीं बल्कि वो एक ग्रेट नोबल है। तुरान अपना ओरा मेंटेन करते हुए इस नाइट से पूछता है कि क्या तुम हाउस डिडमिन के कोई नाइट हो। वो तुरंत ही अपना सर झुकाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यस सर, बिल्कुल मैं एक नाइट हूँ और मैं आपकी कैसे मदद करूँ। तुरान बोलता है कि मैं हूँ तुरान अबाचा से और मैं तुम्हारे हाउस हेड को देखना चाहता हूँ। वेल, फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम हाउस डिडमिन के मेन मेंशन का सीन देखते हैं। इसी मेंशन के अंदर हम देखते हैं तुरान को जो कि आराम से बैठा हुआ था। एंड हाँ, अगर इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे पास पावर है तो फिर तुम हर एक चीज को अचीव कर सकते हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुरान यहाँ पर बैठकर जब अपने कपड़ों को चेक कर रहा था उसी समय उसके सामने से कोई दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, मैं हूँ कार्ल डिडमिन। एंड हाँ, शायद ये पर्सन ही इस हाउस का हेड है। ये बोलने के बाद वो बस घूर घूर कर तुरान को ही देख रहा था, मानो कि उसने तुरान की शक्ल पहले ही देख रखी हो। तुरान को भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पर्सन मुझे इतना घूर क्यों रहा है। फिर इसके बाद जो कार्ल डिडमिन है वो तुरान से पूछता है कि आखिरकार आपका नाम क्या है और आप किस हाउस से बिलोंग करते हैं। तुरान बताता है कि मैं हूँ तुरान ब्राहम्स, मैं एक फॉलन गार्डियन ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ, मतलब कि एक ऐसी ब्लड लाइन जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती या फिर वो गिर चुकी है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो फिर एक ऐसा हाउस जो कि अब अपना रुतबा खो चुका है। कार्ल डिडमिन खड़ा होते हुए बोलता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि तुम यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को बाई करने आए हो। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने डॉटर को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वो तुम्हें हर एक चीज के बारे में काफी अच्छे से समझा देगी। तुरान यहाँ पर कार्ल डिडमिन से बोल
बोलता है कि वेल क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ जैसे किसी पर्सन को पहले भी देख रखा है। कार्ल डेरमिन बोलता है क्या, लेकिन ऐसा क्यों, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम जैसे किसी पर्सन को पहले देख रखा है। तुरान बोलता है वेल ऐसा इस वजह से क्योंकि आप मुझे काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा मुझे पूछ लेना चाहिए। कार्ल डेरमिन बताता है कि नहीं, मैंने तुम जैसे पर्सन को कभी भी नहीं देखा, हालांकि तुम जरूर मेरे एक जान पहचान वाले से काफी मिलते जुलते हो। वेल इस बात को सुनने के साथ ही तुरान एकदम शांत हो चुका था। फिर इसके बाद हम देखते हैं तुरान और कार्ल डेरमिन की डॉटर को। जो कार्ल डेरमिन की डॉटर थी वो तुरान से बोल रही थी कि तुमने कहा तुम एक फालन नोबल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम यहाँ पर आए हो मॉन्स्टर बाई करने के लिए। इंटरेस्टिंग। वो तुरान से कुछ और बातें बोलती है, जैसे कि तुम्हारी गार्डियन ब्लड लाइन शायद वो मर्सनरी के काम में काफी परफेक्ट होगी। हालांकि तुरान का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो ये सोच रहा था कि कार्ल डेरमिन आखिरकार उसने मेरे जैसे फेस को कहाँ पर देखा है, मेरी मॉम या फिर मेरे डैड, आखिर उसे किसके बारे में पता होना चाहिए। तुरान थोड़ा सा अपने मॉम के बारे में सोचता है कि उनके बाल घुंघराले हैं और उनका फेस मुझसे थोड़ा बहुत मिलता है, बस थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि मेरा फेस देखकर किसी को उनकी याद आ जाए। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है मुझे देखने के बाद उस पर्सन को मेरे फादर की याद आई है? मेरे फादर, मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर उनका फेस कैसा है, लेकिन शायद उनका फेस मेरे जैसा होगा। वेल तुरान जब ये बातें सोच रहा था तब उसी समय जो कार्ल डेरमिन है उसकी डॉटर बोलती है कि तो हम पहुंच गए हाउस डेरमिन के ब्रीडिंग ग्राउंड पर, जहाँ पर सभी के सभी मॉन्स्टर मौजूद हैं। तुरान इस प्लेस को देखते हुए सोच रहा था कि सच में ये प्लेस तो काफी बड़ा और अमेजिंग है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई प्लेस देखा ही नहीं। फिर इसके बाद तुरान की नजर अपने साइड में जाती है जहाँ पर उसे उल्फ जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। फिर तुरान अपने दूसरे साइड में देखता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट दिखाई देता है। तो फिर तुरान पूछता है कि यहाँ पर हर एक कमरे अलग अलग हैं और उनका इन्वायरमेंट भी अलग अलग है। सच में ये तो अमेजिंग है। इसी बीच तुरान की नजर एक हॉर्स के ऊपर पड़ती है। तो फिर वो पूछता है कि उसका प्राइस आखिरकार वो कितने का है। कार्ल डेरमिन की डॉटर बताती है कि उसे हमने काफी अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है, हालांकि वो ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4000 गोल्ड कॉइन। एंड हाँ ऑफकोर्स उसने 400 नहीं बल्कि 4000 कहा है, जिसे सुनने के बाद तुरान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तुरान सोचता है क्या 4000, अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना है ही नहीं। शायद मुझे मॉन्स्टर पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं पैसे से भरे बॉक्स को लेकर डेजर्ट पार नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, मुझे कुछ बाइक करना ही होगा। ये सोचने के साथ ही तुरान की नजर अपने सामने बैठे किसी मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है। एंड हाँ ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये एक ईगल था जो कि एक केज के अंदर बैठा हुआ था। एंड हाँ ये ईगल बस चुपचाप बैठकर तुरान को ही घूर रहा था। तुरान उससे पूछता है कि आखिरकार इसका प्राइस क्या है। वो बताती है कि ज्यादा नहीं 1500 कॉइन। इस बात को सुनकर तुरान सोचता है कि ये तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन अगर मैंने इसे बाय किया तो फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर तुरान पूछता है कि आखिरकार इसकी एबिलिटी क्या है। वो तुरान को बताती है कि ये काफी स्मार्ट है और ये काफी अच्छे से उड़ता भी है। एंड ना इस बात को सुनकर तुरान को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, क्योंकि उसने इस ईगल से काफी ज्यादा उम्मीद कर रखी थी। वो लेडी तुरान को बताती है कि ये काफी पॉपुलर स्पीसीज में से एक है और ये खुद के लिए काफी स्मार्ट भी होते हैं, मतलब कि ये 90% खुद की भलाई सोचते हैं, अपने मास्टर की नहीं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इससे थोड़ा कम इंटेलिजेंट है तो फिर ये उसकी बातें मानता ही नहीं, मतलब कि ये उसे इग्नोर कर देता है, भले ही वो इसका मास्टर क्यों ना हो। एंड हाँ ये ईगल देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। तुरान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बातें समझ रहे हो, हालांकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इंटेलिजेंट तो हो लेकिन थोड़े अगली भी। अब इस बात को सुनकर उस ईगल का मुंह भी बन चुका था कि क्या मैं अगली लग रहा हूँ। तुरान उस लेडी से बोलता है कि क्या सच में ये मेरी बातों को समझ सकता है। वो लेडी बताती है कि हाँ बिल्कुल, और इसे मैंने पढ़ाने का भी ट्राई किया लेकिन इसने सीखने से मना कर दिया। मुझे कंफर्म ये नहीं पता कि ये पढ़ना चाहता ही नहीं या फिर इसे पढ़ना आता ही नहीं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये थोड़ा बेकार है। इसके पास काफी ज्यादा ताकत है और इसे हमने काफी मीट वगैरह भी खिलाया है, लेकिन इसके बावजूद इसे पढ़ना नहीं आता। अगर ये एक बार पढ़ना सीख जाता तो फिर हमें इसकी काफी अच्छी कीमत मिल सकती थी। उस लेडी की बात को सुनकर तुरान ईगल से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो लेडी बोलती है कि इससे बात मत करो, ये तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देगा। लेकिन इस बार चीजें अलग थी। वो जो ईगल है वो अपने नाखून को उठाकर तुरान की तरफ इशारा करता है। एंड हाँ वो साफ साफ तुरान की तरफ इशारा कर रहा था और ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा किया। इस चीज को देखकर वो लेडी भी काफी हैरान थी कि आखिरकार इसने अचानक ये ऐसी चीजें क्यों करी, आखिर क्यों। तुरान भी उस ईगल को अपनी तरफ इशारा करता देख पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मैं चाहिए। मैं कोई खास इंसान नहीं, आखिरकार मेरे साथ आने का तुम्हारा रीजन क्या है। वेल देखो, अगर मैं तुम्हें बाई करता हूँ तो फिर क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तभी मैं तुम्हें बाई करूंगा, वरना मैं तुम्हें बाई नहीं करूंगा। वो ईगल अपने सर को हाँ में हिलाता है कि हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, बस तुम मुझे बाई कर लो। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कार्ल डेरमिन अपने मैजिक का यूज कर रहा था। वो अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम दोनों का बॉन्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है, इसका मतलब अब से ये तुम्हारा हुआ। उसके ये बोलने के साथ ही वो जो ईगल है वो तुरंत ही तुरान के हाथों पर आकर बैठ जाता है, मतलब कि अब ये दोनों
दोनों एक साथ ट्रेवल करने वाले हैं। कार्ल ड्रेविन तुरान से बोलता है कि वेल मैं इस चीज को देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि इस ईगल ने तुम्हें फॉलो करने का डिसीजन लिया, तुम इसका ख्याल रखना। तुरान बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुरान से ये बात करने के बाद कार्ल ड्रेविन यहाँ से निकल रहा था, लेकिन फिर तभी वो रुक जाता है। वो तुरान से बोलता है कि मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम तालिस से किसी तरह का कनेक्शन रखते हो, मतलब कि क्या तुम उसे जानते हो? इस बात को सुनकर तुरान उससे पूछता है कि क्या तालिस आखिरकार वो पर्सन है कौन? कार्ल ड्रेविन तुरान से बोलता है कि छोड़ो, मुझे तुमसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, तुम उसे भूल जाओ। लेकिन अब तुरान उस पर्सन को कहाँ भूलने वाला था। वो सोचता है कि क्या मेरा फेस देखकर इस पर्सन को तालिस नाम के किसी आदमी की याद आई थी। फिर वो अपने जेब में हाथ डालते हुए बोलता है कि हाउस हेड, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाउस हेड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल पूछो। तुरान उसे एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या आप विजे नाम की किसी लड़की को जानते हैं? एंड हाँ, ये फोटो जो कि तुरान ने दिखाया था ये थी उसके मॉम की। तुरान ये कंफर्म करना चाहता है कि शायद कार्ल ड्रेविन उसकी मॉम को जानता हो। एंड जो कार्ल ड्रेविन है वो थोड़ी देर तक इस फोटो को घूर घूर कर देखता है और फिर इसके बाद मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं इस लेडी को बिल्कुल भी नहीं जानता। अगर मैं पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की से मिला होता तो फिर मैं इसे कभी भूलता नहीं, वो मुझे हमेशा याद होती। तुरान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद तुरान बाहर आता है और अपने ईगल को हवा में उड़ाने लगता है। पीछे से कार्ल ड्रेविन बोलता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? तुरान बोलता है कि चूंकि अब मैंने इसे बाय कर लिया तो फिर मैं एक बार इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। ये बोलने के साथ ही तुरान उस ईगल के पैरों को पकड़ता है और फिर उसी के साथ वो हवा में उड़ने लगता है। मतलब कि इस ईगल के अंदर इतनी पावर थी कि वो तुरान जैसे भारी पर्सन को भी अपने साथ हवा में उड़ा सकता था। एंड इस चीज को रियलाइज करने के साथ ही कि वो ईगल तुरान को हवा में उड़ा सकता है, तुरान सच में काफी खुश था। फिर इसके बाद जो तुरान है वो गेट को खोलकर बाहर आता है, जहाँ पर कोई तुरान से बोल रहा था कि मेरे लॉर्ड, क्या आपको वो पसंद आया? जो कार्ल ड्रेविन की डॉटर है वो भी तुरान से बोलती है तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, आखिरकार वो ईगल कैसा है? तुरान बोलता है कि हाँ वो काफी अच्छा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पैसे बर्बाद नहीं किए, उसे बाई करना वर्थ इट था। फिर वो जो लेडी है वो सभी को तुरान के बारे में बताती है कि यह तुरान ब्राहाम्स और ये आए हैं कार्मिन साइड से। इस बात को सुनने के साथ ही वहाँ पर बैठा एक पर्सन बोलता है क्या कार्मिन? वो तो अर्बियन टेरिटरी के पास में है ना, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन भी? कार्ल ड्रेविन की डॉटर उसे बीच में ही रोकते हुए बोलती है कि शांत हो जाओ, ये अर्बियन हाउस से बिलोंग नहीं करते, ये स्पेरो हाउस से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद वो जो पर्सन है वो तुरान से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मैं हूँ डोल्फ मेरेन हिस्ट्री ब्लड लाइन से। तुरान बोलता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। एंड हाँ, ये बोलकर वो जब आपस में हाथ मिला रहे थे उसी समय वो पर्सन तुरान के हाथ को दबाने लगता है। तुरान सोचता है ओ तो क्या तुम मुझे अपनी पावर दिखाना चाहते हो? इंटरेस्टिंग। ये रियलाइज करने के बाद कि तुरान के ऊपर उसके पावर का असर नहीं हो रहा, वो बोलता है कि सच में जैसा कि मुझे गार्डियन से उम्मीद थी, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। उस पर्सन के साइड में खड़ी एक दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे पावर के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, और इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ आखिरकार वो नखड़ेबाज ईगल कहाँ पर है? मैं यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई हूँ क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुरान बताता है कि वो मेरे आसपास ही कहीं फ्लाई कर रहा होगा, मैंने उसे सुबह सुबह काफी कुछ बताया है, तो फिर अब शायद वो बोर हो गया होगा और मजे कर रहा होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर मैं उसे बुला सकता हूँ। वो लेडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल उसे बुलाओ। इस बात को सुनने के साथ ही तुरान उस ईगल से बोलता है कि मेरे पास आ जाओ। एंड इस बात को सुनने के साथ ही वो ईगल तुरंत ही उड़ते हुए आता है तुरान के पास और सीधा उसके हाथों के ऊपर बैठ जाता है। इस ईगल को यहाँ पर देखने के बाद वो लेडी अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलती है तो आखिरकार ये सच है। एंड हाँ, ये बातें बोलकर वो जब उसे टच करने का ट्राई करती है उस समय हमारा ईगल अपने ओरा को मेंटेन करते हुए तुरंत ही पीछे हट जाता है। मतलब कि वो ईगल ये सोच रहा होगा कि तुम जैसी कोई गिरी हुई पर्सन मुझे टच नहीं कर सकती। एंड इस चीज को उस लेडी ने भी रियलाइज कर लिया था। वो गुस्से में बोलती है कि तुम बदमाश ईगल, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे इंटेलिजेंट हो? मैं तुम्हारे इस फाइल नोबल से कहीं बेहतर हूँ। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, बास्टर्ड। फिर इसके बाद हम डिनर टेबल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के पकवान वगैरह रखे हुए थे और कोई तुरान को बता रहा था कि वेस्ट में रहने वाले एल्फ की वजह से आजकल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। इसी बीच यहाँ पर कोई बोलता है कि अर्बियन के सब्जिगेशन फोर्स के बारे में क्या? वो सभी लोग तो एल्फ को डिस्ट्रॉय करने गए थे ना, और मैंने सुना है कि उन सभी की कमांडर वो स्किनी मयासा है। वो पहली वाली लड़की मयासा के बारे में बोलती है कि मुझे उम्मीद था कि एसिसिनेशन के अंदर वो मर जाएगी लेकिन वो बच गई। सच में क्या बक
बकवास है। बाकी लोग मयासा के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो बस एक हड्डी का ढांचा है जो कि कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही मर जाएगी। हालांकि वो दिखने में काफी सुंदर है और मुझे उस पर्सन के लिए अफसोस हो रहा है जो कि उसका हस्बैंड बनेगा। एंड हाँ, इन सभी की बातों को सुनकर तुरान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा। वो पहले वाली लेडी आगे बोलती है कि लेकिन उन सभी के लिए अच्छी बात है कि उन सभी का सक्सेसर क्लियर है। हमारे यहाँ तो ये कंफर्म ही नहीं कि आखिरकार हमारा सक्सेसर कौन बनेगा, रहमान बनेगा, अल्मा बनेगा या फिर पार्ग। कार्ल ड्रिमिंग की डॉटर बोलती है कि हाँ, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जो तालिस है वो जल्दी ही अपना डिसीजन लेकर किसी को हमारा सक्सेसर बनाए। अब यहाँ पर तुरान ने वापस से तालिस का नाम सुना तो फिर वो पूछता है कि आखिरकार ये तालिस किस तरह का पर्सन है। कार्ल ड्रिमिंग की डॉटर बताती है कि वो जहारा हाउस के हेड का छोटा भाई है और करंट में सेकंड इन कमांड ऑफ जहारा। सिंपल शब्दों में तुम ऐसा बोल सकते हो कि करंट में वही वो पर्सन है जो कि जहारा को लीड कर रहा है। इस बात को सुनकर तुरान को कार्ल ड्रिमिंग की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि क्या तुम कालिस नाम के किसी पर्सन से कनेक्शन रखते हो। एंड इन सभी चीजों को याद करके तुरान सोचता है कि तालिस क्या ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन मेरा फादर हो। जितना मैंने सोचा था यहाँ पर तो चीजें उससे भी ज्यादा बेकार हैं। आखिरकार मैं सभी चीजों को हैंडल कैसे करूंगा। एंड वेल, तो इसी के साथ हमारा आज का